आज हम क्लास 8 के चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 8 में हिस्ट्री पार्ट का लेसन 3 आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। लेसन है हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि गांव का जो क्षेत्र था वहां पर शासन चलाना। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने कैसे वो भारत आए, कैसे भारत आकर उन्होंने व्यापारिक कंपनी शुरू की और उसके बाद में प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध और फिर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार। तो आज का जो लेसन है वो यही बताता है कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार किया। तो इसके लिए ये क्या करते हैं भाई, 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। इसने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया था और वो कार्य क्या था कि भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना। अब 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के पश्चात जो भारत देश के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में की गई थी, उस ने क्या कर दिया, इस युद्ध के बाद में उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा का जो क्षेत्र था ना, वहां पर इन्हें कर वसूल करने का अधिकार मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया, टैक्स वसूल करने का, भूमि कर एकत्रित करने का अधिकार मिल गया। अब जो अंग्रेज थे उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर, जिसके द्वारा ये अपने शासन को चलाते थे। जो सैनिक होते थे उनको ये वेतन देते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मेन आय का जो सोर्स था वो क्या था, भूमि कर, जिसके माध्यम से अपने प्रशासन को ये चला रहे थे। और अब इस युद्ध के पश्चात में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर वसूल करने का, दीवानी प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। यहीं से उनकी जो नींव थी वो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। अब इन्होंने जो भारत के जो नवाब थे उनसे मांग करनी शुरू कर दी कि भाई आप व्यापार के ऊपर हमें आप टैक्स फ्री कर दीजिए। फिर है कि भाई इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी कैसे आगे और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो क्या बनता है कि खेती में सुधार। सबसे पहला पॉइंट बनता है खेती में सुधार। इन्होंने खेती के अंदर क्या सुधार किया और क्यों सुधार किया। खेती में सुधार इन्होंने इसलिए किया ताकि अगर फसलें अच्छी होंगी तो इन्हें ज्यादा टैक्स मिलेगा, भूमि कर मिलेगा और इनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। और इस खेती में सुधार के पक्ष में इन्होंने अपना जो पहला कदम उठाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अंग्रेज अधिकारी भारत आए, उन्होंने भारत आने के बाद में भारत की जो भूमि थी उसकी पैमाइश करवाई, उसको अच्छी तरह से देखा कि भाई यहाँ कितनी जमीन है, कैसी फसल होती है, क्या क्या इन लोगों के पास सुविधाएं हैं। तो उन्होंने पूरी भूमि की पैमाइश करवाकर भूमि कर को निश्चित करने का फैसला कर दिया ताकि जो कंपनी है उसकी आय को भी निश्चित कर दिया जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आए थे उन्होंने भारत में एक व्यवस्था अपनाई भूमि से संबंधित, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और ये किसने लागू की थी, ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। किस प्रथा को, स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। मेन फैक्ट इसके अंदर क्या था कि भूमि की पैमाइश तो इसने करवा दी और जो कर था अगले 30 वर्ष के लिए भूमि कर इसने निश्चित कर दिया। जो भूमि कर था ना उसको इसने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। और जो जमीन के मालिकाना हक था या टैक्स वसूल करने का अधिकार था वो किसको दे दिया, राजा को व तालुकदार को। तालुकदार का मतलब होता है भाई जमींदार, जो जमीन के टुकड़ों के मालिक होते हैं। राजा व तालुकदारों को इसने क्या कर दिया, कर वसूल करने का अधिकार प्रदान कर दिया। किसने कर दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर दिया। स्थायी बंदोबस्त लागू करवाया 1793 में और उसके बाद में 30 वर्ष के लिए भूमि कर को निश्चित कर दिया गया। और ये जो क्षेत्र था वहां पर टैक्स को वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया गया, राजा को व तालुकदारों को या जमींदारों को। इसमें कंपनी का क्या फायदा था, मतलब लाभ क्या होने वाला था इससे, लाभ ये होता कि अब कंपनी को समय समय पर भूमि कर में हेर फेर करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, आय निश्चित हो जाएगी कि भाई जितना प्रतिशत इनको फसल से भूमि कर के रूप में लेना है
वो इनका निश्चित हो जाएगा, इनका समय बच जाएगा। अभी फालतू की मतलब इनको हेडेक नहीं होगी इस चीज के विषय में। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि ये व्यवस्था लागू कर दी और अपने क्षेत्र में इन्होंने जो रेजिडेंट थे उनकी नियुक्ति की, गुमास्तों की नियुक्ति की। इनका जो काम था कि भाई आप क्षेत्रों में सर्वे करो, हमने जिन भी किसानों के साथ में हमने अनुबंध किया हुआ है आप उनके ऊपर नजर रखो कि वो अपनी जो चीजें हैं वो सारी हमें ही सेल करें और किसी दूसरे को ना करें। और ये क्या करते थे कि जो किसान थे या हमारे मजदूर थे उनके ऊपर नजर रखते थे, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करते थे तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, टैक्स नहीं पे करते थे तो अत्याचार किए जाते थे, मारा जाता था, उनको पीटा जाता था। तो यहाँ पर जो ये थे जमींदार थे, ये खुद तो नगरों में रहते थे और बदले में अपने जो इनके एजेंट होते थे इनको ये गांव में छोड़ देते थे लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कि भाई आप इनके ऊपर नजर रखना और टैक्स को वसूल करना। तो इन्होंने उन खेतों के अंदर कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। पहले कार्नवालिस ने क्या सोचा था कि भाई अगर इनको सौंप दिया जाएगा तो राजा और जो तालुकदार हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय इनको देंगे और फसलों को उगाने में या उनके जो कृषि की जो नई तकनीक है उनका प्रयोग करके जो फसलें हैं वो ज्यादा होंगी, कृषि ज्यादा होगी तो भूमि कर भी बढ़ेगा और हमें मुनाफा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये जो थे ये नगरों में रहते थे, इन्होंने ज्यादा कुछ इनके ऊपर ध्यान दिया नहीं। किसान बेचारा कब तक मरता, उसने बहुत कोशिश की लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, सूखा, अकाल, बाढ़, भूकंप एक्सेट्रा, इन सारी चीजों की वजह से फसलें अच्छी नहीं होती थी। ऊपर से जो भारी भरकम टैक्स लगा था वो इनको पे करना पड़ता था। और इनके जो एजेंट थे, जमींदार और राजाओं के जो एजेंट होते थे वो जनता के ऊपर अत्याचार करते थे। इससे जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा दयनीय हो गई और स्थायी बंदोबस्त के जो दोष थे वो उभर कर सामने आए। इसलिए ये जो बंदोबस्त लागू किया गया था, इसने जो भूमि कर निश्चित किया गया था, ना तो इससे कंपनी को कोई फायदा हुआ, ना कोई किसानों को कोई फायदा हुआ और ना ही राजा और तालुकदारों को। हालांकि पहले जो चीजें सोची गई थी, जिन चीजों को ध्यान में रखकर इसको लागू किया गया था वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये जो व्यवस्था थी खेती में सुधार की, ये क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद में दूसरी व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई 1822 में। यहाँ पर महालवारी सेटलमेंट की गई। महालवारी सेटलमेंट ये क्या थी, हमारी परमानेंट सेटलमेंट जो कि 30 इयर्स के लिए की गई थी, बट ये बाद में सक्षम नहीं हुई थी। उसके बाद में 1822 में महालवारी व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था को जो लागू करने का श्रेय है वो किसको जाता है भाई, होल्ट मैकेंजी को जाता है। ये अंग्रेज अधिकारी था, होल्ट मैकेंजी को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई और उसके बाद में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। महालवाड़ी का मतलब होता है, महाल का मतलब होता है गांव, ग्राम समूह के साथ में कोई अनुबंध करना। इसने क्या किया, पहले वाली व्यवस्था में राजा और तालुकदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था, लेकिन होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था के दौरान जो अनुबंध किया उसके अंदर पूरे गांव के साथ में अनुबंध किया गया था। यानी कि टैक्स पूरे गांव के साथ में इकट्ठा लिया जाता था, एकत्रित रूप में लिया जाता था और जो गांव का मुखिया होता था वो सारा टैक्स इकट्ठा करके राजस्व जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनके पास में उन सारी चीजों को, उस कर को सबमिट करवाता था। अगर कोई भी किसान बाय द वे अगर वो खेती करने से मना कर देता किसी भी कंडीशन में आकर, तो जो ग्राम समूह होता था वो सारे के सारे मिलकर वो छोड़ी गई जमीन को भी साथ में उसको भी वो संभाल लेते थे। तो ये व्यवस्था अभी लागू की गई। इसमें क्या किया गया, गांव के मुखिया को कर वसूल करने का अधिकार दे दिया गया और वो पूरे गांव का जो कर था वो एकत्रित करके राजस्व में जमा करवा देता था। ये व्यवस्था किसने लागू करवाई थी, होल्ट मैकेंजी ने लागू करवाई थी। इसके बाद में फिर एक व्यवस्था और आई, वो जिसको हम रैयत वारी या रैयत वाड़ी, दो नामों से हम इसको जानते हैं। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत वारी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के अंदर मालिकाना जो हक था वो किसको दिया गया, किसान को। इसके अंदर जो अनुबंध किया गया वो किसके साथ में किया गया, सीधा किसान के साथ में किया गया। पहले राजा और तालुकदार मालिक बने, उसके बाद पूरे गांव को जमीनें सौंप दी गई और फिर तीसरा जो स्टेप था ये जो रैयतवारी का, इसके अंदर क्या हुआ, किसानों के साथ में डायरेक्ट अनुबंध किए गए कि भाई आप अच्छे किस्म के बीज
का प्रयोग करो, अच्छे खाद उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग करो। जितनी ज्यादा फसल होगी, भाई हमने तो टैक्स की सीमा जो है निर्धारित कर दी है कि फसल चाहे कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन हमें तो इतना ही टैक्स आपसे लेना है। तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा फसल होगी, और ज्यादा फसल होगी तो आपका मुनाफा होगा। उन्होंने किसानों को लालच दिया और उसके बाद में ये प्रथा लागू कर दी। रीड और मुनरो ने ये प्रथा लागू की थी। ये अंग्रेज अधिकारी थे भाई, रीड और मुनरो, इन्होंने ये प्रथा लागू की थी। और इस प्रथा में किसान को क्या बना दिया गया था? मालिक बना दिया गया था जमीन का, कि भाई आप ही जमीन के मालिक हो। जितनी ज्यादा फसल होगी तो उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपको ही मिलेगा। और ये व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई भाई? ये व्यवस्था दक्षिणी भारत में लागू की गई थी। दक्षिणी भारत में लागू की गई थी। किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया, उन्हें लालच दे दिया गया कि भाई जितनी ज्यादा फसल होगी फायदा आपको होगा, क्योंकि हमें तो जो कर मिलना है वो तो निश्चित है, उससे ज्यादा आप जितना भी उगाओगे, अन्न उगाओगे, वो सारा का सारा बेनिफिट आपको जाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि वही चीज है, फसलें अच्छी होती नहीं थी तो किसानों ने क्या कर दिया? जमींदारों से कर लेना वसूल, सॉरी कर नहीं, ऋण लेना शुरू कर दिया। भाई अगर वो ऋण नहीं लेंगे तो वो अपना कर कैसे चुकाएंगे? फसलें होती नहीं थी, ऊपर से उन्होंने जमींदार और राजाओं से ऋण लेना शुरू कर दिया। तो कंडीशन ये आ गई कि जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। ना तो वो कर चुका पाए, ना ही वो ऋण उतार पाए, और जो किसान थे वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। यानी कि ये व्यवस्था भी किसानों के हित में बहुत ज्यादा खराब रही। इसके भी दोष उभर कर सामने आए कि किसानों को लालच देकर ये लागू तो कर दी गई, लेकिन बाद में ये किसानों के हित में नहीं रही। इसने किसानों को और भी ज्यादा बुरी कंडीशन में इसको भेज दिया। ठीक है, फिर है यहाँ पर नील की खेती भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई इस लेसन के अंदर, कि नील की खेती जो थी वो दो प्रकार से की जाती थी। नील की खेती एक तो करते थे भाई निजी भूखंडों पर, यानी कि जो बागान थे, वो बागान मालिक जो थे वो अपने जमीन के ऊपर नील की खेती करवाते थे मजदूरों से। दूसरा क्या होता था? रैयती, यानी कि किसानों से करवाई जाती थी। इसमें दो प्रकार की खेती होती थी भाई, निजी होती थी और रैयती होती थी। रैयती का मतलब है कि किसानों से करवाई जाती थी, या किसान अपने छोटे मोटे टुकड़ों पर ये खेती करते थे, जबरदस्ती करवाई जाती थी। निजी जिसमें क्या होता था, बागान मालिक जो थे वो खुद अपने भूखंडों पर मजदूरों से खेती करवाते थे। और जो रैयत थे वो अपने, उनके पास जो जमीन के छोटे मोटे टुकड़े होते थे उसके ऊपर वो करते थे। फिर है इनकी समस्याएं, कि भाई इन सारी चीजों की क्या समस्याएं थी, यानी कि नील की खेती करने में समस्या क्या थी? एक तो ये थी कि नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती थी, जो कि प्रोवाइड नहीं हो पाते थे। फिर है जो रैयत थे वो अपनी जमीन के ऊपर नील की खेती करते थे। नील की जो जड़ें थी वो बहुत गहरी होती थी, और ये जड़ें बहुत दूर तक फैल जाती थी। अपने साथ जो मिट्टी की उर्वरता होती थी, पोषकता होती थी, उन सारी की सारी उसको ये कवर अप कर लेते थे। और एक मेन बात ये भी थी कि भाई किसान के पास थोड़ी बहुत जमीन होती और उसी में जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती, और जिन खेतों में नील की खेती होती थी ना, वहां पर दोबारा से खाद्य फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता था। तो लोगों के सामने, किसानों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए वो इन सारी चीजों से परेशान हो रखे थे कि भाई हम ये नहीं कर सकते। लेकिन जबरदस्ती जो बागान मालिक थे, या जो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था, उन्होंने जबरदस्ती लोगों से, जो किसान थे उनसे ये खेती करवानी शुरू कर दी। अब इसके बाद में है विद्रोह। कारण आपको पता लग ही गया होगा किसान क्यों ये चीज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जहां पर नील की खेती हो जाती थी वहां पर दोबारा से वहां पर खाद्य फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता था, और नील की खेती करने के कारण खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया और लोग भूखे मरने को हो गए। अब वो चाहते थे कि भाई इन सारी चीजों से हमें, इन अनुबंधों से हमें छुटकारा मिल जाए। इनको क्या किया जाता था, जो किसान थे ना उनको कर्ज दिया जाता था, और कर्ज देकर उन्हें मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए। एक तो कर्ज उनके ऊपर चढ़ गया, ऊपर से खाद्य फसल का अभाव हो गया। तो ये जो कंडीशन थी, इन्होंने किसानों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला, और प्रभाव ये रहा कि उन्होंने आने वाले समय में विद्रोह कर दिया कि भाई हम किसी भी कंडीशन में नील की खेती नहीं करेंगे। क्यों किया? क्योंकि वो इन सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहते थे। नील के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। जो परिस्थितियां थी 19वीं शताब्दी में, जो परिस्थितियां थी वो और भी ज्यादा हावी हो गई। हावी इसलिए हो गई
कि इन परिस्थितियों में नील का जो उत्पादन था वो धराशायी हो गया, क्योंकि अब कृत्रिम नील का उत्पादन होना शुरू हो गया और ये जो नील अभी उगाया जाता था उसकी मांग कम हो गई। कृत्रिम नील शुरू हो गया और इसकी मांग कम हो गई, लेकिन किसानों ने जो अंग्रेजों के साथ अनुबंध कर रखा था इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और सडनली इसी टाइम की बात है कि 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं और सबको पता होता है कि ये अहिंसावादी हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहाँ के लोगों को बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया, बहुत सारे अधिकार दिलवाए और वहाँ पर एक्ट पारित करवाए। तो यहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनसे। जब उन्हें पता चला कि 1915 में गांधी जी भारत आ गए हैं, तब चंपारण के एक किसान ने इनसे गांधी जी से मुलाकात की और बताया कि भाई जो हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, आप हमारे क्षेत्र में आइए, सर्वेक्षण कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या कर रखा है। तो उनके आग्रह करने पर गांधी जी 1917 में चंपारण पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो जब स्थिति का जायजा लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रियल में ही लोगों के ऊपर नील की खेती का प्रेशर बना हुआ है। उनके पास जो जमीनें हैं वो खराब हो चुकी हैं। नील की खेती के लिए जबरदस्ती उनसे करवाई जाती है कर्ज देकर और उपकरण उपलब्ध करवा के। किसान नहीं चाहते करना क्योंकि खाद्य फसलों का अभाव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन थे कि किसान नहीं चाहते थे अब ये चीजें करना। तो गांधी जी जब सारी चीजों को देख लेते हैं उसके बाद उनको पता लगता है कि भाई हाँ, किसानों के साथ में यहाँ पर बहुत ही गलत हो रहा है। इसलिए उन्होंने 1917 में चंपारण के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। चंपारण में इन्होंने आंदोलन कर दिया 1917 में। जो नील की खेती करने के विरुद्ध थे उन मजदूरों के हित में, कि भाई उन किसानों के हित में कि इनके ऊपर जबरदस्ती ये ना थोपा जाए और इनसे जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, कर्ज जो ले रहे हो आप और जो ऋण है भाई अगर ये देने की स्थिति में नहीं है तो इनके ऊपर जबरदस्ती वो ना थोपा जाए। लास्ट में इनके प्रयासों से जो ब्रिटिश सरकार है वो मान जाती है और उसके बाद में ये जो कर था उसको और ऋण था उसको माफ कर दिया जाता है कि जो किसान देने की स्थिति में है सिर्फ वही वापस लौटाए, अदरवाइज जो किसान है जो देने की स्थिति में नहीं है उनका ये जो कर था या ऋण था उसको माफ कर दिया गया। तो भाई आज का जो लेसन था हमारा ग्रामीण क्षेत्र से शासन तक, जो ग्रामीण शासन तक मतलब जो अपना साम्राज्य फैलाया या विस्तृत किया, कौन कौन सी खेती में सुधार के लिए इन्होंने नीतियां अपनाई या व्यवस्थाएं लागू की भूमि कर को बढ़ाने का, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन की हैं। स्थायी बंदोबस्त, महलवारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर उसके बाद में नील का उत्पादन और किन परिस्थितियों में नील का उत्पादन हमारा इनका धराशायी हो गया और गांधी जी का इसके अंदर क्या योगदान रहा, ये सारे के सारे टॉपिक हमने इसके अंदर किए हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो डीपली आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।